अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं, वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। अधिक पैदावार हेतु ओल की उन्नत बुआई तकनीक, फसल कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों का प्रबंधन, ओल जिसे आप सूरन के नाम से भी जानते हैं, अपने प्रदेश में इसकी खेती बागों में और खुले खेतों में बड़े पैमाने पर की जाती है। जो किसान भाई ओल की खेती करना चाहते हैं अभी इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक पैदावार लेने के लिए आप इसकी बुआई करते समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान दें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार सिंह। अभी सबसे पहले हम लोग जान लें कि ओल कब लगाया जाता है। तो ओल लगाने का अभी मेन सीजन चल रहा है। आप कोशिश करें कि अप्रैल तक हम ओल हर हालत में लगा लें। अगर ऐसे तो ओल आप जून तक लगा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लेट करते जाएंगे उपज में उसकी काफ़ी कमी होते जाएगी। कंद के गुणों के आधार पर इसे दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग के घनकंद चिकने होते हैं और उनमें तीव्रता कम होती है, तथा दूसरे वर्ग के घनकंदों के गूदे का रंग सफेद हो हल्का गुलाबी होता है, इसकी तीव्रता कम होती है। गजेंद्रा यह तीव्रता रहित किस्म है, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा कम होती है, जिसके कारण गले में जलन नहीं होती है और खाने में स्वादिष्ट लगता है। इसका बाजार भाव अच्छा होता है। कंद के गूदे का रंग गुलाबी होता है। अब है ओल लगाने का, उसका वजन कितना होना चाहिए, किस साइज का लगना चाहिए। तो ओल का खेती हम लोग जब करते हैं तो खासकर मान लिया व्यावसायिक रूप में करना है, तो हर एक ओल का जो कटिंग जो होता है या ओल पूरे अगर लगाते हैं तो कम से कम उसकी साइज जो है 500 ग्राम का होना चाहिए। तो इसके लिए आपको करीब 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लग जाएगा। मान लिया कि आप ओल कहीं से खरीद के लाए हैं, 4 केजी का है, 5 केजी का है, तो आप उसको कटिंग करके लगा सकते हैं। कटिंग करके लगाने में सब ध्यान देना यही है कि जो हम लोग कटिंग करते हैं, जहाँ से जो ओल का जो गाछ निकलता है, डंठल निकलता है, तो देखें कि बीच में थोड़ा सा गोल ऐसा गहरा ऐसा रहता है, जिसको कि हम लोग हिंदी में आँख कहते हैं, अंग्रेजी में बड उसको बोलते हैं। तो कटिंग करने के समय ध्यान यही रखना है कि बड का
कुछ पोर्शन हर एक कटिंग में जाए, बड का कुछ न कुछ कटिंग हर एक पोर्शन में जाए। उससे क्या होगा कि ओल का जमाव जो है एक रूपता से होगी। खेती योग्य भूमि तैयार करने के लिए 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 3-4 जुताई देशी हल से अच्छी तरह करके मिट्टी को भुरभुरी, मुलायम और समतल कर लेना चाहिए। किसी भी फसल से अच्छी उपज पाने के लिए खाद एवं उर्वरक प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सूरन की खेती के लिए 8 से 10 टन गोबर की सड़ी खाद जुताई से पूर्व खेतों में मिलाकर जुताई करें। कंपोस्ट तो ऐसा चीज है कि आप जितना दें अच्छी बात है, लेकिन आप प्रति ओल एक ओल जहाँ पर आप लगा रहे हैं तो वहाँ कम से कम 2 किलो आप जो गोबर वाला जो खाद होता है वो उसको डालिए। अगर वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो प्रति पौधा कम से कम आधा किलो डालिए। 1 एकड़ में लगभग जो है 60 किलो जो है नाइट्रोजन डालते हैं, 30 केजी फास्फेट डालते हैं और लगभग 80 केजी जो है हम लोग म्यूरेट ऑफ पोटाश डालते हैं। कहीं कहीं उर्वरक की ज्यादा मात्रा भी दी जाती है। नाइट्रोजन और पोटाश की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के पहले खेत की तैयारी के समय देनी चाहिए। नाइट्रोजन और पोटाश की बाकी बची मात्रा 75 दिनों के बाद निराई गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाते समय देनी चाहिए। अब है कि ओल लगाने के पहले हम लोग उसको उपचारित करते हैं। तो उपचारित कैसे करते हैं, इसके लिए आप मैनकोजेब ले लीजिए, गाय का गोबर ले लीजिए और 1 लीटर पानी में करीब आप 200-250 ग्राम गाय का गोबर और 2-2.5 ग्राम आप मैनकोजेब, जिसको कि डाइथेनियम कहते हैं, वो दोनों को मिला के 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और इसको 15-20 मिनट तक उसको उसी में डूबा हुआ छोड़ दें। उसके बाद जो है उसको निकाल लें और छायादार जगह में उसको सूखने दें। उसके बाद जो है मान लिया उदाहरण के रूप में आप आधा किलो का ओल लगा रहे हैं, तो आधा किलो ओल अगर आप लगा रहे हैं तो ओल से ओल की दूरी यानी पौधा से पौधा की दूरी आप जो है 60 से 70 सेंटीमीटर रखें और कतार से कतार की दूरी आप 75 सेंटीमीटर रखें। चूंकि इस फसल का अंकुरण देर से होता है, इसलिए पौधों के प्रारंभिक विकास की अवधि में अंतवर्ती फसलें जैसे भिंडी, बोड़ा, मूंग, कलाई, मक्का, खीरा, कद्दू आदि फसलें सफलता पूर्वक ली जा सकती है। अनुसंधान द्वारा ये पाया गया है कि इसकी खेती लीची एवं अन्य फलों के बागों में अंतवर्ती फसल के रूप में सफलता पूर्वक किया जा सकता है। बुवाई के 25 से 30 दिन के अंदर पौधे उग जाते हैं। इसकी निराई गुड़ाई 50 से 60 दिनों के बाद पहली तथा 80 से 90 दिनों के बाद दूसरी निकाई करें। निकाई के समय पौधे पर मिट्टी भी चढ़ाते जाएं। तो अगर सिंचाई की बारिश नहीं हो रही है लंबे समय तक या बहुत दिन तक बारिश नहीं पड़ रहा है, तब उस अवस्था में जो है हम लोग सिंचाई करते हैं। लेकिन खेत में पानी नहीं जमना चाहिए। बारिश पड़े आधा घंटा 1 घंटा के अंदर खेत से सारा पानी निकल जाना चाहिए। अब जहाँ तक के कीट और बीमारी का सवाल है तो मुख्य रूप से उसमें पौधा गलन का बीमारी लगता है। तो आप इसमें जैसे मैनकोजेब जैसे बीज उपचारित करके जो लगाए थे उसी दवा का 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर आप 2-3 बार स्प्रे कर दें ताकि आपका पौधा स्वस्थ रहे। और विशेष कोई जानकारी के लिए अगर ऐसा हो तो हमसे आप संपर्क में बने रह सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अक्सर देखा जाता है कि किसान फसलों की कटाई के बाद खेत को जल्दी खाली करने के चक्कर में बचे हुए फसल अवशेषों में आग लगा देते हैं, जिससे पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही खेत में मौजूद सूक्ष्म जीव भी जलकर नष्ट हो जाते हैं।
नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे खेत की मिट्टी बंजर होने लगती है और ऐसे में इन फसल अवशेषों का सही प्रबंधन करके आप ऐसी परेशानी से बच सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुवर्णा रॉय से। पहले हम लोग बात करेंगे ये फसल अवशेष प्रबंधन क्या है। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है ये फसल अवशेष क्या है। जो फसल हम लोग लगाते हैं उत्पादन होने के बाद जो बच जाते हैं, मतलब जो अनाज के रूप में उपयोग नहीं होता है, जो फसल बच के खेत में पड़े हुए रहते हैं, जो फसल उपयोगी नहीं है, इसको बोलते हैं फसल अवशेष। मतलब जो उत्पादन के उपयोग नहीं है, जो अनाज के रूप में हम नहीं ले सकते, जो बचे हुए चीज़ें पड़े हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं फसल अवशेष। विगत एक दशक से केचुआ आदि भी नष्ट हो जाते हैं। मानव को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती है। अस्थमा और दमा जैसी सांस से संबंधित बीमारियों के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जब हम लोग बोलते हैं कैसे फसल अवशेष प्रबंधन करते हैं, क्या क्या तरीका है, जनरली दो मुख्य तरीका है फसल अवशेष प्रबंधन करने की। एक इन सिटू मैनेजमेंट, एक एक्स सिटू मैनेजमेंट। इन सिटू मैनेजमेंट क्या होता है? इन सिटू मतलब जो खेत में है, खेत में ही प्रबंधन करना, खेत में ही अवशेष को मैनेज करना, इसको बोलते हैं इन सिटू मैनेजमेंट। एक तो निर्गमन कर सकते हैं, मतलब इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं, अवशेष को फील्ड में ही मिला दे सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, जैसे हम लोग देखते हैं जैसे कॉम्बाइन हार्वेस्टर को लेके हम लोग हार्वेस्ट करते रहते हैं, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चॉपर है, कटर है, ऐसे जीरो टिल सीड ड्रिलर है। चॉपर कटर क्या करते हैं, जैसे फसल अवशेष आपका निकला है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के चॉपिंग कर देंगे, तो पूरा फील्ड में बिछाने में मदद होगी। जो आपके जीरो टिल सीड ड्रिलर है वो क्या, जो आपकी 30% या 1/3 पोर्शन जो आपके फील्ड में रह जा रहे फसल अवशेष का, वो उसके अंदर ही आपकी अगले क्रॉप की बुआई कर देते हैं। लेकिन जनरली हैप्पी सीड ड्रिलर जो है उसकी इस्तेमाल करना बेहतर होगा, क्योंकि ये अनुसंधान से पाया गया है कि अगर हैप्पी सीड ड्रिलर से हम गेहूं की बुआई करते हैं तो 2 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में आपकी ईल्ड की बढ़ोतरी होती है, ईल्ड ज़्यादा मिलते हैं, ऊपर से आपकी लागत में बचत आएगी, जुताई में बचत आएगी। इसके अलावा फसल की कटाई के उपरांत रोटावेटर से जुताई कर एक पानी लगा देने से फसल अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर बाद में अगली फसल की बिजाई या रोपाई आसानी से की जा सकती है। धान व गेहूं के अवशेषों की जुताई कर पानी लगा देने से प्रबंधन संभव है। साथ ही 20 से 35 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देने से अवशेषों के विघलन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। फसल अवशेषों का प्रयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही वेस्ट डीकंपोजर का फसल अवशेषों में प्रयोग करने से ये खाद के रूप में तेजी से परिवर्तित होते हैं। जैसे कंपोस्ट बनाना, कंपोस्ट प्रिपरेशन, जैसे पशु के चारे के रूप में उनको देना, अवशेष को इस्तेमाल करना चारे के रूप में। कभी कभी जैसे होता है घर की छत बनाने में मदद करना, घर की रूफिंग करना, गांव में जो घर होता है उनकी छत बनाने में मदद करना। कभी कभी होता है जैसे बहुत सारे कागज के कूट बनाने में भी कंपोस्ट अवशेष यूज होते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीका है। अभी हम लोगों को जानने की ज़रूरत है कि क्या फ़ायदा है इस प्रबंधन करने से। फ़ायदा यही है कि अगर हम लोग इस प्रबंधन को करते हैं, मिट्टी के 3 तरह के गुण होते हैं, सब जानते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जैविक गुण। ये तीनों के तीनों गुण आपकी फसल अवशेष प्रबंधन से मिट्टी में बढ़ जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
प्रदेश के बहुत से किसान भाई इस मौसम में मशरूम का उत्पादन करते हैं, लेकिन कभी-कभी सही प्रबंधन नहीं करने पर इसके उत्पादन में कई रोग और कीटों के पनपने की समस्या आने लगती है। तो मशरूम का अधिक उत्पादन कैसे लें, चलिए इसके बारे में जानते हैं तिरहुत कृषि महाविद्यालय मुजफ्फरपुर की डॉक्टर सुधा नंदनी शर्मा से। गर्मियों का मौसम चल रहा है जैसा कि सब जानते हैं, तो इस समय में मशरूम को किस तरीके से क्या क्या आपको सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। गर्मियों के मौसम में आप जान रहे हैं कि शाक सब्जी हो या फिर मशरूम ही क्यों ना हो, बढ़ता हुआ तापमान और नमी की कमी सबसे बड़ी दो समस्याएं ये सामने आती हैं किसानों के सामने इस समय में। तो बढ़ते हुए तापमान के लिए तो आपको यही कहा जा सकता है कि जो भी आप मढ़ई है या फिर आपकी झोपड़ी है, जिसको हम लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं मशरूम के लिए जो लगाया जाता है, उसमें आप अपना बोरा है या कोई भी उस तरह का टाट है जो आप अपने पूरी झोपड़ी के साइड वाइज में बांध सकते हैं। उससे आप उसको पूरा दिन भर में तरावट कर सकते हैं, उसको पानी देकर उसको ठंडा रख सकते हैं। तो तापमान तो आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है नमी की कमी। नमी की कमी के लिए आपको जो है, जहां आप 2 बार पानी दिया करते हैं सर्दियों के मौसम में, वहां आपको गर्मियों में यह है कि 4 से 5 बार आपको पानी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। गर्मी के कारण क्या होता है, आपको 3 तरह की समस्याएं सामने आती हैं। एक तो फंगस का अटैक मशरूम में बढ़ जाता है, दूसरा उसमें लार्वी, जो कीड़ों के छोटे छोटे लार्वी होते हैं, उस तरह की चीज़ उसमें पनप जाती है। तीसरी चीज़ है मोल्ड्स का उसमें अटैक होता है, और एक है बैक्टीरिया भी होता है। हर फसल की भांति मशरूम के उत्पादन करने में कई समस्याएं आती है, जो कि मशरूम कक्ष का सही प्रबंधन नहीं करने की वजह से होती है। इसलिए प्रशिक्षण लेकर सही प्रबंधन की जानकारी लेकर ही मशरूम की खेती करनी चाहिए। हरी फफूंद ये एक तरह का सामान्य रोग है। इसमें मशरूम पर हरे बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो धीरे धीरे पूरे मशरूम कक्ष में फैलने लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फॉर्मालिन घोल में कपड़े को डुबोकर और प्रभावित क्षेत्र यानी कि रैक को अच्छी तरह से पोंछे और फॉर्मालिन दवा घोल बना के छिड़काव करें। आप समझ सकते हैं कि मशरूम का जो बैग आप लगाते हैं, उसमें अगर कोई इस तरह की चीज़ आ गई है तो पहली चीज़ तो आप उसको क्रॉप रूम से बाहर निकाल दें, उस तरह के बैग को। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन के नाम पर सावधानी अगर बरतने की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। जो आपका बराबर से उसको पानी देते रहें, तरावट देते रहें, क्योंकि जैसे ही सूखेगा अगर तो मोल्ड्स का अटैक हो जाएगा, ज़्यादा गीला रह जाएगा तो बैक्टीरिया का अटैक हो जाएगा। अपने जितने भी काम करने के औजार हैं उसमें निराई, जितना भी आपका पानी देने का है, कुछ भी जो भी उसको छू रहा है, तो वो पूरा अपनी हाइजीन का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है कि जब आप लोग बैग लगाते हैं तो उसमें पाश्चराइजेशन का पूरा ध्यान रखें कि आपका जो भूसे का उपचार आप कर रहे हैं, जिस भी सबस्ट्रेट पर आप लगा रहे हैं, उसको पूरी तरह से अच्छे से उपचारित करने के बाद ही लगाएं। क्योंकि उपचार की जो विधि है, यदि उसमें त्रुटि हो जाती है तो आपका कंटैमिनेशन, इस तरह की समस्या आएगी ही आएगी। तो मेरा यही सुझाव है कि जहां से आप शुरुआत करते हैं, बीज आपका अच्छा होना चाहिए, आपका बैग जो है वो मशरूम का वो अच्छे से उपचारित होना चाहिए, पाश्चराइजेशन होना चाहिए। बाकी आप तापमान और नमी का पूरा ध्यान रखें मशरूम में, तो आप एक अच्छी फसल इसकी ले सकते हैं। कीड़े मक्खियों की समस्या, स्कैरेट मक्खियाँ, फोरेट मक्खियाँ, सैसिड मक्खियाँ मशरूम और स्पॉन की गंध पर हमला करती है। ये भूसी मशरूम पर अंडे देती है और फसल को नष्ट करती हैं। इनकी रोकथाम के लिए मशरूम कक्ष के प्रवेश द्वार, खिड़कियों और रोशनदारों पर पर्दा लगा दे। मशरूम गृहों में मक्खीदान अथवा मक्खियों को भगाने की दवा का इस्तेमाल करें। कुटकी या पिल्लू ये बहुत पतले एवं रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो मशरूम पर दिखाई देते हैं। ये हानिकारक नहीं होते हैं, किंतु जब ये बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मशरूम कक्ष और आसपास साफ सफाई रखें अथवा नुवान दवा का घोल बना के छिड़काव करें। जब भी मशरूम कक्ष में जाएं तब हाथ एवं पैरों को अच्छी तरह से साफ करें और मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। अगर इस मौसम की बात की जाए तो आप दूधिया मशरूम की खेती इस समय लेते हैं किसान हमारे भाई बहन जो हैं, तो गर्मियों में जो दूधिया होता है उसको आप पानी देते रहते हैं लगातार, तो उसका एक साइज़ है, जैसे वो उसका कैप अटेन कर लेता है ऊपर, और उसका जो है आपका साइज़ जैसे आपको दिखने लगेगा कि ऊपर से जो मशरूम है
उसमें उसकी जो कैप होती है वो खुल जाती है, नीचे से उसके गिल्स आपको दिखाई देने लग जाते हैं, पत्तीदार जो गिल्स होते हैं। उस स्टेज पर आप उसकी तोड़ाई कर सकते हैं, उसको घुमा करके। कभी भी मशरूम को खींच के नहीं तोड़िएगा, मशरूम को हमेशा उसकी सतह से घुमाते हुए तोड़िए, जिससे कि उसको जो उसका माइसीलियम नीचे चल रहा है वो भी डिस्टर्ब ना हो और आपका मशरूम का फ्रूट बॉडी भी टूट के आपके हाथ में आए। ये इसका आप मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।